हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी बच्चे। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल, प्यारे से प्लेटफॉर्म फिजिक्स मैन के ऊपर। शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 6, कार्य, ऊर्जा और शक्ति का न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशन नंबर 1। तो सबसे पहले आवाज़ और ये क्लास मतलब ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है या नहीं, ये दो चीज़ें आप लोगों को चेक कर लेनी है। अगर लगे कोई भी दिक्कत है आवाज़ के अंदर, क्लास के अंदर, तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट्स में। मैं आपको इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ क्लास अवेलेबल करवा दूंगा, राइट। दूसरी चीज़, ये हमारी वेबसाइट है www.physicsman.in। तो आप देखोगे कि मेरे बहुत सारे लेक्चर्स आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाते हैं इधर बिखरे हुए, राइट। लेकिन अगर आपको नीट में और जेई में सिलेक्शन चाहिए, पूरी पढ़ाई मेरे साथ में करनी है, तो सब कुछ, सारे के सारे लेक्चर्स, सारे के सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशंस, इनकी पीडीएफ, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल ऑन दिस वेबसाइट इन मोस्ट वांटेड और मिरेकल सीरीज हिंदी माध्यम कोर्स, राइट। तो आप लोग इस वेबसाइट को विजिट करें और इस कोर्स को ज्वाइन करें ताकि आप सिस्टमेटिक ढंग से अपनी पढ़ाई कर सकें, राइट। इसमें हम लोगों ने इस तरीके से कोर्स को डिजाइन किया है कि लगभग 30 से 40 दिनों का समय लगाकर आप जीरो से अपना पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, और वो भी लगभग मेरे साथ में 1200 से 1500 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हुए, राइट। मतलब इतने क्वेश्चंस तो मैंने खुद ने प्रैक्टिस करवाए हैं आप लोगों को न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशन के अंदर। इसके अलावा आप जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो अपने लेवल पर भी बहुत सारी प्रैक्टिस करने लग जाओगे। सो दिस इज द मोस्ट एफिशिएंट वे टू स्टडी फॉर नीट एंड जेई मेंस। इसलिए मैं कहता हूं कि भैया कोर्स को ज्वाइन करके पढ़ो, देखो रिजल्ट आपको तभी मिलेगा, राइट। फिलहाल के लिए तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग हैशटैग फिजिक्समैन का यूज करें अपने सोशल मीडिया के ऊपर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस चैनल के बारे में पता चले, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हमारी वेबसाइट के बारे में पता चले और हमारे कोर्सेज के बारे में पता चले, राइट। तो ये एक छोटी सी जानकारी जो शुरुआत में देना ज़रूरी है नए बच्चों के लिए। बाकी अपनी कॉपी, अपना पेन, अपना दिमाग, तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है मेरी क्लास को अटेंड करने के लिए। तो फटाफट से तैयार कर लो, शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। पहला सवाल, 10 ग्राम द्रव्यमान वाली एक गोली को 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक स्थिर लकड़ी के ब्लॉक की ओर दागा जाता है। यदि यह ब्लॉक से 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से बाहर निकलती है, तब प्रतिरोधी बलों द्वारा किया गया कुल कार्य कितना होगा। तो सर आपने डायरेक्ट हमें बताया था कि जो कुल यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, फाइनल मैकेनिकल एनर्जी माइनस इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी, यही वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, असंरक्षी बल यानी कि प्रतिरोधी बल, घर्षण इत्यादि के द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। तो यहां पर भी हम लोग यही काम करेंगे। अब सर गोली जो है वो एक ही लाइन के अंदर चल रही है, मतलब ना तो वो ऊपर जा रही है ना वो नीचे जा रही है, तो स्थितिज ऊर्जा में तो कोई परिवर्तन होने वाला है नहीं। गतिज ऊर्जा में साक्षात परिवर्तन हो रहा है, वो हमें दिख भी रहा है। तो यहां पर WNC जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, गतिज ऊर्जा यानी कि हाफ, द्रव्यमान हो जाएगा आपका 10 ग्राम मतलब 10/1000 किलोग्राम, गुणा वेलोसिटी का स्क्वायर। तो अब फाइनल मैकेनिकल एनर्जी मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो है नहीं, स्थितिज ऊर्जा तो है नहीं यहां पर, तो आपका जो फाइनल वेग है वो है 20। तो 20 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 400, माइनस इनिशियल था 30, 30 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 900, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, इसको सीधा सीधा सॉल्व कर सकते हो। तो यानी कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो आएगा वो आ जाएगा 1/2 गुणा 10/1000, और 900 में से 400 गए तो माइनस का बचेगा 500, ठीक है। तो यहां पर 1 2 और 3 जीरो से 1 2 और 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, और WNC जो होगा वो आ जाएगा माइनस का 2.5 जूल। ये आपका आंसर हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 हो जाना चाहिए यहां पर करेक्ट। तो सीधा हथियार था हमारे पास में, हमने उसका यूज किया और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। M द्रव्यमान की एक वस्तु R त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर नियत चाल U से गति करती है। इसके द्वारा एक चक्कर पूर्ण करने के बाद अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो इसमें उलझना नहीं है बेटा, ये मैंने आपको वन शॉट के अंदर भी बताया था, और एक बार फिर से मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा क्योंकि बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं कि जो अभिकेंद्रीय बल होता है ना,
जब भी कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती रहती है तो ये हमेशा गति के लंबवत होता है, मतलब विस्थापन के अंदर लंबवत होता है, जो छोटे छोटे विस्थापन हो रहे हैं। और इसलिए आपका जो कार्य होता है अभिकेंद्रीय बल के द्वारा किया गया वो हमेशा कितना होता है, वो हमेशा 0 होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहां पर करेक्ट। कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पत्थर को 2 मीटर धागे की लंबाई के धागे की सहायता से बांधा जाता है और इसकी ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति करवाई जाती है। भाई साहब, सबसे निचले बिंदु और उच्चतम बिंदु पर धागे में तनाव के मध्य अंतर कितना होगा? ठीक है, हालांकि ये पिछले चैप्टर का क्वेश्चन है, बट या फिर चलो ठीक है, हम ऊर्ध्वाधर तल में वृत्ताकार पथ पर गति के बारे में पढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि जो तनाव बल का अधिकतम मान होता है वो तो सबसे निम्नतम बिंदु पर होता है, और वो कितना होता है? वो होता है आपका mg प्लस एम वी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो भी त्रिज्या r है इसके बराबर। ये होता है आपका जो निम्नतम बिंदु पर तनाव बल होता है, और उच्चतम बिंदु पर जो तनाव बल होता है वो न्यूनतम हो जाता है। उसका मान कितना होता है? तो उसका मान होता है, अगर आप देखोगे तो उसका मान हो जाएगा m इंटू वी नॉट। अब वी नॉट की जगह आप चाहो तो क्या रख सकते हो? √5gl रख सकते हो। आपको सबको पता है कि अगर आपको धागे से बांधकर ऊर्ध्वाधर तल में गति करवानी है तो वी नॉट की जगह क्या रखा जा सकता है? √5gr रखा जा सकता है। तो यहां पर रखेंगे mg और यहां पर आ जाएगा m इंटू वी नॉट। वी नॉट का मतलब हो जाएगा 5 इंटू जी इंटू आर के रूट, और उसका स्क्वायर कर दिया तो रूट हट जाएगा, डिवाइडेड बाय आर करेंगे, आर से आर चला गया तो ये आ जाएगा आपका 5 mg और mg 6 mg आ जाएगा। ठीक है, और जब आप उच्चतम बिंदु पर चले जाते हो तो उच्चतम बिंदु पर क्या होता है बेटा? उच्चतम बिंदु पर आपका जो न्यूनतम तनाव होता है, रस्सी ढीली पड़ जाती है। रस्सी ढीली पड़ जाती है तो आप देखते हो कि उच्चतम बिंदु पर जाने पर जो तनाव बल होता है वो 0 होता है। यानी कि इन दोनों का जो अंतर है ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार पथ में गति में, ये मैंने आपको हथियार के तौर पर भी बताया था, ये हमेशा 6 mg मतलब भार के 6 गुना के बराबर होता है। तो यहां पर वेट कितना था? 2, तो यहां पर अपन रखेंगे 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 मतलब 120 न्यूटन। इतना यहां पर तनाव के अंदर अंतर आपको नजर आएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट। तो ये जो चीज है ये आपको डायरेक्ट हथियार के तौर पर भी याद रखनी है। ये जो चीज है ये आपको डायरेक्ट हथियार के तौर पर भी याद रखनी है। ठीक है, तो आप इसको याद रखोगे तो इतना सब कुछ आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट याद रखोगे कि यार हमें भार का 6 गुना करना है, इतना तनाव के अंदर अंतर पाया जाता है निम्नतम और उच्चतम बिंदु पर। हो गया सवाल। 2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक चेन को चिकनी मेज पर रखा जाता है और इसकी लंबाई का 1/4 भाग जो है वो किनारे पर लटका हुआ है। यदि चैन की लंबाई 4 मीटर है तो चैन के लटके हुए भाग को मेज की सतह तक वापस खींचने में किया गया कार्य कितना होगा? तो यहां पर आप सोच के देखो कि जो कार्य हमें करना पड़ेगा वो कितना होगा कि सर जो हिस्सा लटका हुआ है उसको उठाकर हम मेज पर ले आए, इतना हमें कार्य करना पड़ेगा। सर कितना हिस्सा लटका हुआ है? 1/4 हिस्सा लटका हुआ है, या अगर जनरल बात करें तो आपका n गुणा l हिस्सा लटका हुआ है। ठीक है, तो जो कार्य हमें करना पड़ेगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा n गुणा l, जो हिस्सा लटका हुआ है। ठीक है, जो लटका हुआ है उसको अब सोच के देखो कि ये जो हिस्सा लटका हुआ है इसका द्रव्यमान केंद्र कहां पर होगा? सर इसकी आधी ऊंचाई पर होगा। तो हमें पूरी n गुणा l ऊंचाई नहीं उठा के ले जाना है इसको टेबल पर, हमें सिर्फ आधी ऊंचाई ले जाना है। ठीक है ना? मतलब अगर आप ढंग से देखोगे तो ये आपकी टेबल है। ठीक है, और इस टेबल के ऊपर कुछ हिस्सा जो है रस्सी का वो ऊपर है। ठीक है, और कुछ हिस्सा जो है वो इसका रस्सी का लटका हुआ है। लेकिन जो लटका हुआ हिस्सा है
उसकी लंबाई कितनी है, उसकी लंबाई सर n गुणा l है। लेकिन इसका द्रव्यमान केंद्र कहां पर है सर, इसका द्रव्यमान केंद्र तो बिल्कुल बीचों बीच है। यहां पर लग रहा है इसका भार, यहां पर लग रहा है इसका भार कितनी ऊंचाई पर, तो यहां से देखा जाए तो यहां से देखा जाए तो n गुणा l बटे 2 इतनी ऊंचाई पर इसका भार लग रहा है। तो इसको उठाकर अगर हमें टेबल पर ले जाना है तो हमें कितनी ऊंचाई ऊपर उठाना पड़ेगा, तो n गुणा l हिस्सा जो लटका हुआ है उसको हमें n गुणा l बटे 2 ऊंचाई तक ले जाना पड़ेगा, ऊंचाई तक उठाने में किया गया, उठाने में किया गया कार्य। हमें इतना कार्य करना पड़ेगा अगर हम पूरी की पूरी चैन को उठा के ले जाना चाहते हैं। तो यहां से अगर आप देखोगे तो हमारा जो कार्य W होगा वो कितना हो जाएगा, तो सर भार कितना हो गया, तो आपने लेंथ का nवां हिस्सा लिया है तो आप द्रव्यमान का भी nवां हिस्सा ले लो। तो सर द्रव्यमान तो हो गया n गुणा कैपिटल M इंटू जी, मैंने n की जगह m लिख दिया, एक सेकंड रुको। तो यहां पर आ जाएगा n गुणा कैपिटल M, ठीक, इंटू जी, ये हो गया भार। और हमें इसको कितनी ऊंचाई तक उठा के लेके जाना है सर, हमें n इंटू एल बटा 2 इतनी ऊंचाई तक इसको उठा के लेके जाना है। तो डायरेक्ट एक फॉर्मूला बनता हुआ नजर आएगा आपका, n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 गुणा m इंटू जी इंटू एल, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब आप जब भी ऐसा सवाल आए तो इसको डायरेक्ट एक फॉर्मूले के रूप में यूज कर सकते हो। जैसे यहां पर हमें n क्या दे रखा है, तो सर यहां पे हमें n दे रखा है 1/4, हम 1/4 हिस्से को यहां पर लटकाए हुए हैं, राइट। तो यहां पर जो कार्य हमें करना पड़ेगा सवाल के अंदर वो कितना हो जाएगा, तो सर n की जगह 1/4 रख दिया, तो 1/4 का हो गया स्क्वायर बटे 2 गुणा द्रव्यमान कितना है 2 किलोग्राम, जी की जगह हमने ले लिया 10, और कुल लंबाई कितनी है, कुल लंबाई सर यहां पर 4 मीटर है। सर 2 से 2 कट गया, 1/4 का स्क्वायर 1/16 गुणा 10 गुणा 4, 4 से 16 कट गया 4 बार, 10 को 4 से विभाजित किया तो यहां पर 2.5 जूल, ये आपको आंसर आता हुआ नजर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा करेक्ट। तो अब से एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ गया हमारे पास में और डायरेक्ट हथियार भी आ गया। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे डायरेक्ट n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 mgl, ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, राइट। बल की क्रिया के प्रभाव में 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु द्वारा तय की गई दूरी x जो है वो समय के रूप में हमें दी हुई है। तो बताओ पहले 2 सेकंड में बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो मैंने बताया था कि जब भी आपको विस्थापन समय के रूप में दिया जाए तो हम कार्य ऊर्जा प्रमेय का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले हमें x दे रखा है कितना, 3t स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स t प्लस 5। तो हम वेग निकाल लेंगे। तो वेग कैसे निकालते हैं, हम इसका समय के रूप में कर देंगे अवकलन, यानी कि 3t स्क्वायर का अवकलन तो हो जाएगा 6t, 4t का अवकलन हो जाएगा 4 और 5 का अवकलन हो जाएगा 0। तो सर यहां से हमें पता पड़ गया कि t बराबर 0 पर वेग कितना होगा, ठीक है। तो ये हमें पता पड़ गया, तो इसका नाम रख दिया हमने v इनिशियल। तो जैसे t की जगह 0 रखेंगे तो 4 मीटर प्रति सेकंड हो गया, और हमें पता पड़ गया कि सर t बराबर 2 सेकंड पर वेग कितना होगा। तो इसको हमने लिख दिया v फाइनल, जैसे 2 रखा 6 दूनी 12 और 4 16 मीटर प्रति सेकंड, ये आपका फाइनल वेग हो गया। और सर अब हमें निकालना है कार्य। तो कार्य हो जाएगा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, यानी कि अंतिम गतिज ऊर्जा हो जाएगी हाफ, द्रव्यमान हो जाएगा 0.5 गुणा अंतिम वेग का स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, 256 आ जाएगा, माइनस प्रारंभिक वेग का स्क्वायर दैट इज 4 का स्क्वायर करोगे 16 आ जाएगा। 256 में से 16 चले गए तो 6 गए, 240 बच जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1/2 गुणा 0.5 को भी 1/2 लिख सकते हैं गुणा 240। तो ये 4 से कट जाएगा कितनी बार, 6 बार। तो 60 जूल कार्य आपको करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहां पर करेक्ट। सिंपल क्वेश्चन। एक कण को विभव u बराबर kx प्लस y वाले क्षेत्र में
तल में एक बिंदु 1,1 से 2,3 तक गति करवाने में किया गया कार्य कितना होगा, ये आप लोगों से पूछा गया। अब देखो ऐसी अवस्था में हम लोग क्या करते हैं कि हमें u दिया गया है, कितना दे रखा है, k गुणा x प्लस y दे रखा है, ठीक। और हमें क्या पूछा गया है, कार्य पूछा गया है, ठीक है। क्षेत्र में एक बिंदु 1,1 से 2,3 तक गति करवाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो सर एक तरीके से विस्थापन हमें दे दिया गया है, अगर हमें बल मिल जाए तो फिर हम बड़ी आसानी से कार्य यहां पर प्राप्त कर सकते हैं। तो देखो ध्यान रखना बेटा, यहां पर एक हथियार मैं आपको बता रहा हूं कि आपको याद होगा हमने स्थितिज ऊर्जा के परिवर्तन को कैसे परिभाषित किया था। हमने स्थितिज ऊर्जा के परिवर्तन को परिभाषित किया था नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय संरक्षी फोर्सेस, संरक्षी बलों के द्वारा किए गए कार्य का ऋणात्मक मान। तो अगर और कार्य निकालने के लिए हम समाकलन का उपयोग करते हैं। तो अगर बल दिया हुआ हो और कार्य निकालना हो, मतलब स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन निकालना हो, तो समाकलन करते हैं। और उल्टा काम हो तो स्थितिज ऊर्जा दी हुई हो और हमें बल निकालना हो तो अब आप सब बता सकते हो कि सर हम समाकलन का उल्टा अवकलन करेंगे। तो यहां पर संरक्षी बल निकालने के लिए ऋणात्मक चिन्ह तो आएगा ही आएगा। आप स्थितिज ऊर्जा का कर सकते हो अवकलन। अब दिक्कत ये हो जाएगी कि सर x के सापेक्ष करें या y के सापेक्ष करें। तो यहां पर हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन, आंशिक अवकलन का सहारा लेते हैं। पहले हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें बल का x घटक मिल जाएगा, और फिर हम y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें बल का y घटक मिल जाएगा। बाहर ऋणात्मक चिन्ह लगा हुआ है, इस फॉर्मूले का यूज करके हम बल प्राप्त कर सकते हैं। और इसके मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, ठीक है। इस अप्रोच के ऊपर आजकल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो चलो सर यहां पर आप ये बताओ डेल u डिवाइडेड बाय डेल x कितना होगा। तो हमें सिर्फ x के सापेक्ष अवकलन करना है, y को नियत मानना है। तो सर du बाई dx का मतलब हो जाएगा k गुणा x, x का अवकलन हो गया 1 क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं, और फिर बचेगा k गुणा y। अब ये तो पूरा का पूरा नियत है क्योंकि y को नियत मानना है, तो सीधा सीधा आ जाएगा k। और इसी प्रकार से डेल u डिवाइडेड बाय डेल y जो होगा वो भी कितना आ जाएगा, वो भी k आ जाएगा। आपकी बार y के सापेक्ष हम लोगों ने अवकलन करा। तो अब हमें पता पड़ गया कि हमारा जो बल है वो कितना हो जाना चाहिए, माइनस का k गुणा आई कैप प्लस k गुणा जे कैप। तो मैंने k को बाहर ले लिया, तो आई कैप प्लस जे कैप आपका रह जाएगा अंदर। इतना न्यूटन का बल यहां पर कार्य करना चाहिए सर, ये हमें पता लग चुका है यहां पर। अब क्वेश्चन आसान है। अब विस्थापन हमें दे रखा है, तो सर विस्थापन कितना होगा यहां पर। तो यहां पर विस्थापन dr जो है, ठीक है, या सीधा सीधा r लिख लो, जो भी विस्थापन हमें दे रखा है। तो r सदिश हो जाएगा यहां पर कितना, 2 में से 1 गया तो 2 माइनस 1 गुणा आई कैप, और ऐसे ही 3 माइनस 1 गुणा जे कैप। अंतिम स्थिति में से प्रारंभिक स्थिति को माइनस कर दिया, तो यहां पर सर विस्थापन आ गया आई कैप प्लस 2 गुणा जे कैप। ये हमारा विस्थापन आ गया। तो ऐसे सर दोनों सामग्री हमारे पास में आ चुकी है, हमारे पास में बल भी आ चुका है और हमारे पास में आ चुका है विस्थापन भी। अब हम बड़ी आसानी से कार्य प्राप्त कर सकते हैं। तो कार्य हो जाएगा हमारा बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल। तो आई कैप और माइनस के टाइम्स आई कैप को गुणा करोगे तो बचेगा माइनस का के, और 2 जे कैप और माइनस के जे कैप को गुणा करोगे तो बचेगा माइनस का 2 के, यानी कि कुल मिला के माइनस का 3 के। इतना आपको कार्य करना पड़ेगा और ये हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहां पर करेक्ट। ऐसे आप लोग इस सवाल को कर सकते हो। बहुत ही प्यारा सवाल है बेटा, और इस सवाल से आप लोगों को एक नया हथियार और सीखने को मिला है जिसका आप लोग आगे भी उपयोग करोगे मेरे साथ साथ। और मैं फिर बोल रहा हूं इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बन रहे हैं आजकल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक निश्चित क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा आपको दी हुई है। बताओ कण x पर स्थायी साम्यावस्था में है तो x का मान कितना होगा, मतलब किस स्थिति पर कण साम्यावस्था में होगा, कुल मिला के ये पूछा गया है।
अब सर साम्यावस्था में होने का मतलब है बल का जीरो होना, और अभी अभी पिछले क्वेश्चन में स्थितिज ऊर्जा से बल कैसे निकालते हैं आपने हमें बता दिया। तो डायरेक्ट हथियार अब हमारे पास में मौजूद है कि सर हम सबसे पहले तो निकाल लेंगे बल। कैसे निकालेंगे? हम नेगेटिव, अब की बार स्थितिज ऊर्जा सिर्फ x के सापेक्ष परिवर्तित हो रही है तो गुणा आई कैप, ये हमारा बल हो जाएगा। y के सापेक्ष हो ही नहीं रही तो लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो सर यहां से बल कितना आ गया? तो यहां से बल आ जाएगा माइनस आई कैप, ठीक है। अब ए एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना हो जाएगा? 2ax हो जाएगा, और माइनस बी एक्स क्यूब का हो जाएगा माइनस का 3bx स्क्वायर, और इसको हम लोग जीरो रख देंगे। तो सर यहां से दो चीजें मिलेगी हमें। एक तो हमें मिलेगा कि जैसे हमने जीरो रखा तो हमने देखा x को कॉमन लिया जा सकता है और अंदर बच जाएगा 2a माइनस का 3 इंटू बी टाइम्स एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से दो मान आ रहे हैं, एक तो x का मान आ रहा है जीरो और एक x का मान आ रहा है आपका, एक x का मान आ रहा है आपका 2a डिवाइडेड बाय 3b। तो इन दोनों अवस्थाओं में कण साम्यावस्था में होगा। अब आप बोलोगे सर हमें तो दोनों ही ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, तो फिर हम जाएंगे इस शब्द के ऊपर, स्थायी साम्यावस्था। तो स्थायी साम्यावस्था की पहली कंडीशन तो क्या हो गई कि बल का मान जीरो होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या हो गई? दूसरी कंडीशन हो गई कि आपका स्थितिज ऊर्जा का मान न्यूनतम होना चाहिए, सबसे कम, तब जाके स्थायी साम्यावस्था होती है। अगर बल का मान जीरो हो और यू का मान अधिकतम होता है तो फिर वो अस्थायी साम्यावस्था हो जाती है। तो अब हम क्या करते हैं कि जो दोनों मान हमारे पास में आए हैं उस पर स्थितिज ऊर्जा का मान भी निकाल लेते हैं, या फिर हम एक और काम कर सकते हैं, हम लोग दोबारा मतलब f का भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अवकलन कर सकते हैं। तो u न्यूनतम होने के लिए आप एक और चीज चेक कर सकते हो कि आपका जो डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर है ये ऋणात्मक आना चाहिए। कैसा आना चाहिए? ऋणात्मक आना चाहिए, ठीक है। तो आप दोबारा अवकलन कर दो, तो आपने क्या करा, डी स्क्वायर यू डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर निकाला, मतलब एक बार तो आपने अवकलन करा ही था, बल आया ही था आपके पास में। अब आप वापस से क्या कर रहे हो, इसका अवकलन कर रहे हो। तो जो 2ax माइनस 3bx स्क्वायर है इसका जब आप दोबारा से अवकलन करोगे तो ये आ जाएगा आपका 2a माइनस का 3b मल्टीप्लाइड बाय x, इतना आ जाएगा। अच्छा 6b मल्टीप्लाइड बाय x, एक्स स्क्वायर का पावर 2 जो है वो आगे आ जाएगी, तो 2a माइनस का 6bx आ जाएगा, ठीक है ना। अब आपने क्या करा, मान निकाला। तो सबसे पहले आपने x इज इक्वल टू जीरो पर मान निकाला, तो ये कितना आ रहा है, तो x इज इक्वल टू जैसे जीरो रखोगे तो ये 2a आ रहा है, मतलब धनात्मक है, इसका मतलब u जो है वो अधिकतम होगी। यानी कि सर x इज इक्वल टू जीरो पर तो स्थायी साम्यावस्था हो ही नहीं सकती क्योंकि u अधिकतम है। तो चलो दूसरे मान पर चलते हैं, x इज इक्वल टू 2a डिवाइडेड बाय 3b पर देखते हैं। तो इस पर हम देखेंगे कि जो मान आएगा 2a डिवाइडेड बाय 3b रखेंगे तो माइनस का 2a मान आएगा जो कि सीधा सीधा ऋणात्मक दिख रहा है। इसका मतलब u जो है वो क्या हो जाएगी, न्यूनतम हो जाएगी। इसका मतलब इस पर हमें स्थायी साम्यावस्था, इस स्थिति पर हमें स्थायी साम्यावस्था प्राप्त होगी। तो ये एक नई चीज आपको सवालों के माध्यम से सिखाई जा सकती है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहां पर करेक्ट। आया मजा? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द्रव्यमान m का एक पेंडुलम गोलक h ऊंचाई तक उठाया जाता है और तत्पश्चात इसे छोड़ा जाता है। इसके दोलन के तल पर यह द्रव्यमान m को उठाता है और संयुक्त द्रव्यमान कितनी ऊंचाई तक उठाया जाएगा, ये आप लोगों से पूछा गया है, ठीक है। तो देखो वैसे तो ये सवाल जो है ना ये अगले चैप्टर का है, जब हम द्रव्यमान केंद्र के बारे में पढ़ेंगे, जब हम लोग टक्कर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये पूर्णतया अप्रत्यास्थ टक्कर का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये आपका पूर्णतया अप्रत्यास्थ टक्कर का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो एक तरीका इसका ये होगा कि हम इसको नेक्स्ट चैप्टर के अंदर करेंगे, या फिर अगर यहां पर भी करना चाहें तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि
जब भी दो चीजें आपस में टकराती हैं तो आंतरिक बल कार्य करता है। आंतरिक बल कार्य करता है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ आंतरिक बलों के कार्य करने पर बाह्य बल तो हो गया जीरो, तो कुल संवेग आपको संरक्षित नजर आएगा। ठीक है ना। तो यहां पर इसको आप अगले चैप्टर के अंदर भी कर सकते हो, और अभी अगर करना चाहो तो यहां पर आप संवेग संरक्षण के नियम का उपयोग कर सकते हो। क्या कहता है संवेग संरक्षण का नियम? कि सर जो स्मॉल एम द्रव्यमान है वो तो ठहरा हुआ था, तो स्मॉल एम द्रव्यमान का जो वेग था वो तो जीरो हो गया, तो ये पहली वस्तु का संवेग आ गया। और जो कैपिटल एम है उसको आपने एच ऊंचाई तक उठाकर फिर छोड़ा है, तो जब वो नीचे आएगा तो उसका वेग कितना हो जाएगा? बोलोगे सर √2gh हो जाएगा उसका वेग, राइट? तो बिल्कुल सही। तो सर जो कैपिटल एम द्रव्यमान है इसका वेग हो जाएगा रूट के अंदर 2 इंटू जी इंटू एच, इतना हो जाएगा सर इसका मान, जब आप इसको एच ऊंचाई तक उठाकर छोड़ोगे। ठीक है भाई। तो इसके दोलन के तल पर यह द्रव्यमान m को उठाता है, तो संयुक्त द्रव्यमान कितनी ऊंचाई तक उठाया जाएगा? तो अब बाद में ये संयुक्त हो जाते हैं, दोनों जुड़ जाते हैं, तो कुल द्रव्यमान कितना हो गया? m प्लस कैपिटल M हो गया, और इसका जो वेग है उसको अपन v डैश मान लेते हैं एक बार के लिए, कि सर बाद में ये v डैश वेग से चलने लगे, राइट? तो ऐसी कुछ अवस्था बनी कि सर हमारा पेंडुलम था, यहां पर कैपिटल M द्रव्यमान था हमारे पास में, ठीक है। हमने इसको इसके तल से यहां से कितनी ऊंचाई तक उठाया? h ऊंचाई तक उठाया। यहां पर एक और छोटी वस्तु रखी हुई है स्मॉल m, तो ये वस्तु आएगी इससे टकराएगी और फिर इसके बाद में दोनों साथ साथ चले जाएंगे, तो ऐसा, ठीक है। तो कितनी ऊंचाई तक ये दोनों वस्तुएं साथ साथ जाएगी ये आप लोगों से पूछा गया। तो चिपकने के बाद में इसका जो वेग होगा, टकराने से पहले वेग कितना था सर? √2gh था। टकराने के बाद में वेग कितना होगा संयुक्त? वो हो जाएगा v डैश, और एक बार वो हमारे पास में आ गया तो हमारा काम आसान है। तो सर यहां से v डैश का मान कितना आ गया? तो सर बहुत आसान है, यह आ गया कैपिटल M डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M, और गुणा के अंदर आ गया √2gh, इतना हमारा वेग आ गया। अब मान लो ये h डैश ऊंचाई तक चला जाता है, तो सारी की सारी जो गतिज ऊर्जा है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वापस से स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहां पर अगर आप ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत यूज करते हो तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से आप बड़ी आसानी से पता लगा सकते हो कि सर पहले हमारे पास में गतिज ऊर्जा कितनी है? हाफ, कुल द्रव्यमान है स्मॉल m प्लस कैपिटल M, गुणा वेग है v डैश जिसका हमने कर दिया स्क्वायर, और ये कितनी ऊंचाई तक चला गया? तो कुल द्रव्यमान हो गया स्मॉल m प्लस कैपिटल M गुणा g गुणा h डैश ऊंचाई तक चला गया, पूरी की पूरी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल गई। v डैश का मान रख देते हैं अपन, तो सर ये तो कैंसिल आउट हो ही गया, तो h डैश का जो मान है वो किसके बराबर आ जाएगा? v डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, और v डैश की जगह क्या रखा जा सकता है? स्क्वायर करेंगे तो कैपिटल M का स्क्वायर हो जाएगा, स्मॉल m प्लस कैपिटल M का स्क्वायर हो जाएगा, और √2gh का स्क्वायर करोगे तो 2 इंटू जी इंटू एच, और नीचे 2g रखा हुआ है, 2g से 2g कैंसिल आउट हो गया, h डैश की वैल्यू आ जाएगी m स्क्वायर इंटू एच डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो m स्क्वायर स्मॉल m प्लस कैपिटल M का होल स्क्वायर गुणा h, ऑप्शन नंबर 2 आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल करेक्ट होगा। आ रहा है सबको समझ में? तो ये एक अच्छा सवाल है, और जब आप पूर्णतया अप्रत्यास्थ टक्कर के बारे में पढ़ोगे तो आप डायरेक्ट भी कर लोगे, डायरेक्ट आप संयुक्त वेलोसिटी निकाल के ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत लगा लोगे। तो अगले चैप्टर में इसको एक बार वापस से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। एक कण को विराम अवस्था में मूल बिंदु पर छोड़ा जाता है, मूल बिंदु पर विराम अवस्था में, ध्यान रखना है ना। यह स्थितिज क्षेत्र u बराबर x² माइनस 3x के प्रभाव में गति करता है, ठीक है। तो बताओ x बराबर 2 पर इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो सर x बराबर 2 के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले x बराबर 0 के बारे में बात कर लेते हैं। तो x बराबर 0 पर इसकी जो गतिज ऊर्जा है
वो कितनी है? आप बोलोगे सर दी हुई नहीं है। अरे बेवकूफो, दी हुई तो है, लिखा हुआ है ना, विराम अवस्था में मूल बिंदु पर छोड़ा गया। तो मूल बिंदु पर विराम अवस्था में, इसका मतलब गतिज ऊर्जा कितनी है? 0 है। और सर स्थितिज ऊर्जा कितनी है x बराबर 0 पर? स्थितिज ऊर्जा कितनी है? तो सर स्थितिज ऊर्जा x की जगह 0 रखेंगे तो ये भी कितनी हो जाएगी? आपकी 0 हो जाएगी। इसका मतलब आपकी जो कुल यांत्रिक ऊर्जा है वो कितनी हो गई? 0। और अब ये आपको पता है संरक्षित रहेगी, ये हमेशा 0 ही रहने वाली है, क्योंकि आपने जो क्षेत्र यहां पर लगाया है वो स्थितिज क्षेत्र है, संरक्षित क्षेत्र है। तो अब आपसे पूछा गया कि x बराबर 2 पर इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, राइट? तो अगर आपसे पूछा कि बताओ x बराबर 2 पर स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, पहले छोड़ो गतिज, पहले स्थितिज ऊर्जा तो निकाल लो, वो तो दे ही रखी है। तो सर स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी, x की जगह 2 रख देंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 गुणा 2, तो 4 माइनस का 6 मतलब माइनस का 2 जूल हो जाएगी, माइनस का 2 जूल हो जाएगी। तो सर बताओ गतिज ऊर्जा कितनी होनी चाहिए? तो गतिज ऊर्जा होनी चाहिए यांत्रिक ऊर्जा माइनस स्थितिज ऊर्जा। क्यों? क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा सदैव संरक्षित रहने वाली है। अब यांत्रिक ऊर्जा तो सर सदैव 0 रहने वाली है, तो 0 में से माइनस करोगे -2 जूल को, तो अपने आप ही आंसर आ जाएगा आपका 2 जूल। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो एक और प्यारा क्वेश्चन आपको मिल गया इसके ऊपर। लोग पता ही नहीं लगा पाएंगे कि यार इसके अंदर हमें ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत लगाना है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, राइट? द्रव्यमान m का एक कण सरल रेखा पर गति करता है जिसका वेग तय की गई दूरी के साथ में परिवर्तित होता है। यदि वेग और दूरी के मध्य संबंध दे रखे हैं तो बताओ 0 से लेके d के दौरान बलों द्वारा किया गया कुल कार्य कितना होगा? बहुत आसान है सर, हम सबसे पहले प्रारंभिक वेग निकाल लेते हैं, तो x की जगह 0 रख दिया तो 0 हो गया, और अंतिम वेग निकाल लेते हैं, x की जगह d रख दिया तो k इंटू डी हो गया। तो जो कार्य हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ इंटू m, अंतिम वेग का स्क्वायर k स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस प्रारंभिक वेग का स्क्वायर 0 स्क्वायर, तो w हो जाएगा m k स्क्वायर डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर 2 हो गया यहां पर करेक्ट। m द्रव्यमान की एक वस्तु नियत शक्ति से विराम अवस्था से गति प्रारंभ करती है तो विस्थापन s पर वस्तु का वेग, तो वैसे तो मैंने आपको डायरेक्ट याद करने के लिए बोला था वन शॉट के अंदर, बट एक बार फिर से बता देता हूं कि सर यहां पर शक्ति जो है ना वो हमें दे रखी है नियत, ठीक है? अब सर शक्ति का मतलब क्या होता है? शक्ति का मतलब होता है बल गुणा वेग। बल गुणा वेग, तो ये हमें नियत दे रखा है, ठीक है? सर बल को लिखा जा सकता है m गुणा त्वरण। त्वरण का मतलब हो गया dv डिवाइडेड बाय dt गुणा v इज इक्वल टू नियत। या फिर हमें तो सर वेग और विस्थापन में संबंध ज्ञात करना है, तो क्यों ना यहां पर त्वरण की जगह, क्यों ना यहां पर त्वरण की जगह डायरेक्ट v dv बाय dx ये वाला फॉर्मूला यूज किया जाए, dv बाय ds लिख लो कि सर वेग समय के रूप में होता है तो त्वरण के लिए dv बाय dt लगाया जाता है, और जब वेग विस्थापन के रूप में होता है तो त्वरण के लिए v dv बाय ds लगाया जाता है। इससे काम आसान हो गया, ठीक है? तो मान लो ये जो नियत राशि है ना, इसको हमने लिखा है p, है ना? तो बार बार अपन इसको p लिखते चले जाते हैं। तो यहां से आप देखोगे कि v स्क्वायर गुणा dv जो होगा वो किसके बराबर आ जाएगा? नियत शक्ति p बटे द्रव्यमान भी नियत है, नीचे आ जाएगा गुणा ds। अब आप दोनों तरफ समाकलन कर सकते हो, इधर की तरफ समाकलन करोगे और इधर की तरफ समाकलन करोगे तो आपको एक संबंध पता पड़ जाएगा कि v क्यूब डिवाइडेड बाय 3 ये किसके बराबर आ जाएगा? p अपॉन m गुणा s के बराबर आ जाएगा। मतलब s का मान हो जाएगा m डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स p गुणा v क्यूब, यानी कि s जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके?
वी क्यूब की। ये आपको पता पड़ गया। ये मैंने आपको डायरेक्ट याद करने के लिए भी कहा था, बट कभी अगर भूल जाओ तो इस तरीके से बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। किसी बल क्षेत्र में कण की स्थितिज ऊर्जा U आपको दे रखी है, A और B धनात्मक नियतांक है, और क्षेत्र के केंद्र से कण की दूरी r है। तो बताओ स्थायी साम्यावस्था के लिए कण की दूरी कितनी होगी। तो अभी अभी हमने एक ऐसा सवाल करा था। सबसे पहले सर हम बल निकाल लेंगे, माइनस डी यू डिवाइडेड बाय डी आर। आर दिशा के अंदर होगा बल, तो आर कैप लगा दिया हमने। तो चलो बल का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो बल का मान हो जाएगा माइनस आर कैप और डी यू बाई डी आर। तो ए अपॉन आर स्क्वायर का अगर अवकलन करोगे तो माइनस का 2a डिवाइडेड बाय आर क्यूब हो जाएगा, और -1 अपॉन आर का करोगे तो प्लस बी अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। -1 आगे आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको हमें जीरो के इक्वल रख देना है। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से हमें मिलेगा बी अपॉन आर स्क्वायर इज नथिंग बट 2a डिवाइडेड बाय आर क्यूब। आर स्क्वायर से आर क्यूब कट गया, तो आर की वैल्यू आ जाएगी यहां पर 2a डिवाइडेड बाय बी। सर इस स्थिति के ऊपर कण स्थायी साम्यावस्था के अंदर होगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट। बाकी आप चेक भी कर सकते हो, इस स्थिति के ऊपर डबल डिफरेंशिएशन करोगे, डी स्क्वायर यू अपॉन डी आर स्क्वायर निकालोगे तो वो आपको ऋणात्मक आता हुआ नजर आएगा। वो भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। 1 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है। 18 मीटर ऊंचाई प्राप्त करने के बाद क्षण भर के लिए विराम में आ जाती है। तो बताओ वायु घर्षण के कारण कितनी ऊर्जा व्ययित होगी। तो सर उतनी ही ऊर्जा व्ययित होगी जितना हमने जो वायु घर्षण है, मतलब जो असंरक्षी बल है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, उसके द्वारा कार्य किया होगा। और सर असंरक्षी बलों का कार्य कितना होता है, आपकी अंतिम यांत्रिक ऊर्जा माइनस प्रारंभिक यांत्रिक ऊर्जा। अंतिम यांत्रिक ऊर्जा निकालते हैं अपन। तो आप 18 मीटर ऊंचाई पर जा चुके हो और वेग 0 हो चुका है। तो सर गतिज ऊर्जा तो हो जाएगी 0, और 18 मीटर ऊंचाई पर द्रव्यमान है 1 किलोग्राम, जी का मान लेना है 10 और ऊंचाई है 18 मीटर। इतनी आपकी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी, माइनस प्रारंभिक यांत्रिक ऊर्जा। तो सर प्रारंभ में वेग कितना था, 1/2 गुणा 1 गुणा 20, 20 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 400, और हम जमीन पर थे तो जमीन पर स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, 0 होती है। सीधा सीधा आंसर है। तो ये आ जाएगा आपका 18 गुणा 10 मतलब 180, माइनस 2 से 400 चला गया 200, यानी कि माइनस का 20 जूल। तो ऋणात्मक बात इसी बात को प्रदर्शित कर रहा है कि हमने देखो ऋणात्मक कार्य किया है, असंरक्षी बल यानी घर्षण बल के द्वारा कार्य किया है, राइट। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इसका जो परिमाण होगा 20 जूल, वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं आजकल। 3 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर नियत बल कार्यरत है, विस्थापन समय के रूप में दे रखा है। तो बताओ 2 सेकंड में बल के द्वारा, तो अभी अभी ऐसा सवाल किया था हम लोगों ने कि सर जब भी विस्थापन समय के रूप में दिया जाए तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, वेग निकाल लेते हैं। तो 1/3 टी स्क्वायर, तो हमने वेग निकाल लिया डी एस डिवाइडेड बाय डी टी। तो ये हो जाएगा 2/3 गुणा टी, और इससे हमने प्रारंभिक वेग निकाल लिया वी आई, जो कि हो जाएगा 0, और इससे हमने अंतिम वेग निकाल लिया वी एफ, तो टी का मान 2 रख दिया, तो ये हो जाएगा 4/3। यानी कि हम अब कार्य निकाल सकते हैं अंतिम गतिज ऊर्जा, तो आधा गुणा द्रव्यमान है 3 गुणा अंतिम वेग है 4/3, स्क्वायर हो गया 16/9, माइनस प्रारंभिक वेग है 0, 0 का स्क्वायर हो गया 0। तो कार्य आ जाएगा 1/2 गुणा 3 गुणा 16/9, 2 से 16 कट गया 8 बार, 3 से 9 कट गया 3 बार, तो ये आ जाएगा 8/3 जूल। यही हो जाएगा आपका आंसर, 8/3 जूल। ऑप्शन नंबर 3 हो गया यहाँ पर करेक्ट। ऐसे आसान आसान क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, कर लोगे, बताओ फटाफट से। मैं पानी पी के आता हूं, जब तक आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये वाला, ठीक।
चलो भाई आगे चलते हैं। क्या कह रखा है क्वेश्चन में? समय टी में अक्ष के अनुदिश गतिशील 1 किलोग्राम द्रव्यमान के समय टी में एक्स अक्ष के अनुदिश गतिशील 1 द्रव्यमान किलोग्राम के कण की स्थिति समय के रूप में दी हुई है। 0 से लेके 3 सेकंड तक के समय अंतराल में इस पर क्रियाशील बल। अभी किया लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो इसी तरीके का था। सर हमें x दे रखा है 1/2 टी स्क्वायर, तो पहले वेग निकाल लेंगे dx/dt, तो ये आ जाएगा आपका 1/2 गुणा 2t, मतलब सिर्फ और सिर्फ t। तो इससे प्रारंभिक वेग आ गया 0, t बराबर 0 रखा, और अंतिम वेग आ गया कितना? 3, t बराबर 3 रख दिया। तो सर कार्य कितना हो जाएगा? 1/2 गुणा द्रव्यमान कितना है 1 किलोग्राम, गुणा अंतिम वेग का स्क्वायर 9, प्रारंभिक वेग का स्क्वायर 0, यानी कि सीधा सीधा 9/2 मतलब 4.5 जूल कार्य हमें करना पड़ेगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन। एक स्थिति आश्रित बल F एक कण पर क्रियाशील है। इसका बल स्थिति वक्र चित्र में दर्शाया गया है। बताओ कण पर किया गया कार्य जब इसका विस्थापन 0 से लेके 5 मीटर हो। ठीक है, तो सर हमें समाकलन करना होता है। अब ग्राफ दे दिया तो ग्राफ में समाकलन का मतलब होता है एरिया अंडर दी कर्व। तो हम लोग क्या करेंगे, जितने भी शेप बन रहे हैं, ये त्रिभुज बन रहा है, ये आयत बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, ये आयत, ये त्रिभुज बन रहा है और ये आयत बन रहा है। तो हम इन सबका क्षेत्रफल निकालेंगे और उसको जोड़ देंगे। अब आप नोटिस करो कि सर ये वाला जो त्रिभुज बन रहा है इसकी आधार की लंबाई कितनी है 1 और ऊंचाई कितनी है 10, और सर ये वाला जो त्रिभुज बन रहा है आधार की लंबाई 1 और ऊंचाई ऋणात्मक दिशा में 10 है। तो दोनों का, एक का क्षेत्रफल जितना धनात्मक होगा दूसरे का उतना ही ऋणात्मक होगा, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ऐसे सर जो दूसरी और पांचवी शेप है वो भी आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी। ये और ये, एक धनात्मक होगा एक ऋणात्मक होगा, ये भी आपस में कैंसिल आउट होगी। तो सिर्फ और सिर्फ हमें यही वाला एरिया निकालना है, और छोटा हो गया क्वेश्चन। तो सीधा सीधा हमारा जो कार्य है वो कितना आ गया, 1/2 गुणा आधार हो गया 1 गुणा ऊंचाई हो गई 10, 2 से 10 कट गया 5 बार, तो 5 जूल हमारा कार्य हो गया। दिस इज योर आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, एक कण बल F की क्रिया के प्रभाव में x अक्ष के अनुदिश गतिशील है, और F जो है वो इसकी स्थिति पर F जो भी संबंध दे रखा है x की पावर 1/4 है ना, इसका मतलब पावर 1/4 होता है के अनुसार परिवर्तित होता है। तो बताए x के साथ में इस बल के कारण शक्ति का परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अब देखो हमें क्या दे रखा है कि बल जो है ना, बल वो किसके व्युत्क्रमानुपाती है, 1/x की घात 1/4 के व्युत्क्रमानुपाती। और सर बल को लिखा जा सकता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, और त्वरण को लिखा जा सकता है v गुणा dv/dx। तो ये किसके समानुपाती हो जाएगा, 1/x की पावर 1/4 के समानुपाती हो जाएगा। तो अलग अलग कर लिया हमने कि सर v गुणा dv जो होगा वो किसके समानुपाती हो जाएगा, वो हो जाएगा dx/x की पावर 1/4। सर m कहां पर गया, क्योंकि हम यहां पर समानुपाती की बात कर रहे हैं, तो जो नियत राशियां हैं उनको हटाया जा सकता है। तो द्रव्यमान नियत है तो उसको बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब सर वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, तो हम इधर भी समाकलन कर सकते हैं और इधर भी समाकलन कर सकते हैं। तो एक तरफ समाकलन करने पर हमें प्राप्त होगा v² डिवाइडेड बाय 2, और दूसरी तरफ हमें समाकलन करने पर प्राप्त होगा पावर हो जाएगी x की पावर -1/4 प्लस 1, और नीचे आ जाएगा माइनस का 1/4 प्लस 1। मैंने बताया था नियत संख्याओं को आप गायब कर सकते हो। तो यहां से आपको क्या मिलेगा कि v² जो होगा वो किसके समानुपाती हो जाएगा, वो x की पावर 1 माइनस 1/4 मतलब 3/4 के समानुपाती होगा। दोनों तरफ वर्गमूल ले लो, तो वेग किसके समानुपाती हो जाएगा,
x की पावर 3/8 के समानुपाती हो जाएगा। अब सर हमें तो शक्ति पूछी गई थी, आपने वेग क्यों निकाला? अब मैं बताता हूं। अब कड़ी से कड़ी जोड़ते हैं। तो हमें निकालना था शक्ति। अब शक्ति का मतलब होता है बल और वेग का गुणनफल। तो हमने देखा कि जो बल है वो तो 1/x⁴ के समानुपाती है, और जो वेग है वो x⁴ के समानुपाती है। तो कुल मिला के हमारी जो शक्ति होगी वो हम पता लगा सकते हैं, वो किसके समानुपाती हो जाएगी? तो शक्ति समानुपाती हो जाएगी x⁴ माइनस 1/4। तो 8 आ जाएगा लघुत्तम, एक जगह बचेगा 3, एक जगह बचेगा 2, यानी कि x⁴ ये हो जाएगा आपका आंसर। इसके समानुपाती हो जाएगी शक्ति। शक्ति का परिवर्तन x पर किस प्रकार से होगा? x⁴ के समानुपाती होगी। बहुत प्यारा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये काम हम 2 बार कर चुके हैं इस न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशन में। ये इसीलिए करवा रहा हूं ताकि आप सीखो, समझो इस चीज को, राइट। स्थिति x पर एक कण की स्थितिज ऊर्जा आपको दी गई है। निम्न में से कौन सा कण की साम्यावस्था है? तो सर साम्यावस्था के लिए आपने बताया था पहले बल निकाल लो, माइनस du/dx गुणा i कैप, सिर्फ x के रूप में है, ठीक है। तो सर माइनस i कैप जो है वो तो अपन एक बार के लिए अलग लिख लेते हैं, और du/dx हो जाएगा आपका 2x माइनस 5। इसको 0 के इक्वल रख दिया तो x की वैल्यू आ जाएगी 5/2, मतलब 2.5 मीटर। इस स्थिति पर आपका कण साम्यावस्था के अंदर होगा। थर्ड ऑप्शन हो गया करेक्ट। एक वस्तु की विराम से नियत शक्ति आपूर्ति, तो वही नियत शक्ति वाला क्वेश्चन। t समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी निम्न में से किसके समानुपाती होगी? तो सर यहां तक तो हमने पता लगा ही लिया था कि जो दूरी है, ठीक है, वो वेग की घात 3 के समानुपाती होती है। या आप ऐसे लिखना चाहो कि सर जो वेग है वो दूरी की घात 1/3 के समानुपाती होता है। सर वेग का मतलब होता है ds/dt, तो ये किसके समानुपाती हो जाएगा? s⁴ 1/3, ठीक है। तो सर यहां से हमें पता पड़ गया कि ds गुणा, या नीचे लिख लो s⁴ 1/3, ये किसके समानुपाती हो गया? dt। हम दोनों तरफ कर लेते हैं समाकलन, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिलेगा? s⁴ -1/3 + 1 बटे माइनस का 1/3 + 1, घात में 1 ऐड कर दिया और बढ़ी हुई घात से डिवाइड कर दिया, और dt का समाकलन जो होगा वो कितना हो जाएगा? सीधा सीधा t हो जाएगा। क्योंकि हम निर्भरता ज्ञात कर रहे हैं तो संख्याओं को आप हटा सकते हो, तो नीचे जो संख्या आएगी उसको आप हटा सकते हो। तो आप देख रहे हो s⁴ 1 - 1/3 करेंगे तो आ जाएगा 2/3, ये समानुपाती हो जाएगी समय t के। और उल्टा कर दो घात को तो s समानुपाती हो जाएगा t⁴ 3/2 के। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो s विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी पावर 3/2 ऑफ टाइम। ये वैसे मैंने सारे रिजल्ट्स आपको न्यूमेरिकल वन शॉट सेशन था उसमें भी करवाए थे, याद करने के लिए भी बोला था ताकि ये सब कुछ आपको करना ना पड़े। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। सो दिस इज इट। एंड आज हमने वैसे तो ऑल वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करे, कुछ नई नई चीजें सीखी, बट अब इन्हीं के ऊपर और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशन 2 के अंदर। मिलते हैं अपन। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो लाइक और शेयर करते जाना, चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। बाकी तो वेबसाइट के ऊपर सब कुछ वेल ऑर्गेनाइज्ड है, प्रॉपर आपको कोर्स मिल जाएगा। और मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि आप कोर्स परचेज करके पढ़ाई करें, क्योंकि एक्चुअल में सिलेक्शन तो आपका तभी होगा जब आप सिस्टमेटिक मैनर के अंदर पढ़ाई करोगे, बट दैट्स योर चॉइस। फिलहाल के लिए मैं चाहूंगा अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।